हेलो फ्रेंड्स। वेलकम बैक टू माय चैनल इकोनॉमिक्स विद दीप्ति। आज के सेशन में हम बात करेंगे कुछ पीवाईक्यूज की बेस्ड ऑन द टॉपिक आइसोक्वांट, आइसोकॉस्ट और ऑप्टिमम फैक्टर कॉम्बिनेशन। पीवाईक्यूज के अलावा मैंने यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस को भी ऐड किया है। ठीक है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। दो क्वेश्चंस है, मैथमेटिकल क्वेश्चंस है, हम उसको भी शेयर करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया देन प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। देखिए, ऑप्टिमम फैक्टर कॉम्बिनेशन के जब हम पीवाई की उसको डिस्कस कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको तीन चीजें पता होनी चाहिए। नंबर वन, आइसोकॉस्ट क्या है, आइसोक्वांट क्या है और ऑप्टिमम फैक्टर कॉम्बिनेशन क्या है। तीनों वीडियोस चैनल के ऊपर अवेलेबल है, तो आप जाकर वीडियोस भी देखिए और साथ में पीडीएफ भी डाउनलोड कर लीजिए। मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएंगी आपको पीडीएफ। टेलीग्राम ग्रुप इकोनॉमिक्स विद दीप्ति, वहां पे पीडीएफ मिल जाएंगी, वहां जाकर डाउनलोड कर लें। अब देखिए, हम लोग जब यहाँ पे क्वेश्चंस के बारे में बात कर रहे हैं तो कुछ क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस किए हैं। जैसे अगर हम इस क्वेश्चन के बारे में बात करें, क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर वन, ये वाला क्वेश्चन, ये मैंने आप लोगों के साथ ऑलरेडी डिस्कस किया है। आई होप आप लोगों ने देखा होगा। ठीक है, मेंबरशिप एक्सक्लूसिव क्लास थी, वहां पे डिस्कस किया। फिर आ जाइए, क्वेश्चन नंबर वन 2013 का क्वेश्चन है, इकोनॉमिक रीजन ऑफ प्रोडक्शन। इसका मैंने आपको आंसर नहीं बताया था क्लास के अंदर, यहाँ पे आंसर भी बता दूंगी। पहले हम इसी क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम इकोनॉमिक रीजन ऑफ प्रोडक्शन के बारे में अगर हम बात करें, एक बार पीडीएफ खोलने दीजिए। जब मैं आपको इकोनॉमिक रीजन ऑफ प्रोडक्शन पढ़ा रही थी तो मैंने आपको बताया था, मैंने आपको बोला कि हम आइसोक्वांट्स में कौन से पोर्शन में ऑपरेट करते हैं जो बिटवीन होता है रिज लाइन के। क्लास जरूर देख लेना। रिज लाइन के बीच में जो पोर्शन है हम लोग बोलते थे हम उस पे ऑपरेट करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में हमारे पास आंसर्स क्या है उसके बेसिस पे देखेंगे। An economic region of production consists of the positively sloped portion of all isoquant. पॉजिटिवली स्लोप कौन सा होता है? ये वाला। पॉजिटिवली स्लोप कौन सा है? ये वाला। मैंने आपको क्या बोला था कि क्या हम इस रीजन पे ऑपरेट कर रहे हैं? नहीं। तो आंसर ऑप्शन नंबर वन जो है वो डिस्कार्ड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर टू, द नेगेटिवली sloped portion of all isoquant, the middle of all isoquant, the highest points of all isoquant। देखिए, अगर हम हाईएस्ट पॉइंट्स के बारे में बात करें आइसोक्वांट्स के, तो क्लियरली यहाँ पे भी हम ऑपरेट नहीं कर रहे, सेम लॉजिक। तो ऑप्शन नंबर डी को भी हम डिस्कार्ड कर देंगे। अब हमारे पास दो चीजें बचती थी, नेगेटिवली स्लोप पोर्शन ऑफ ऑल आइसोक्वांट और मिडल ऑफ ऑल आइसोक्वांट्स। तो मैंने आप लोगों को क्या बताया था, हम वहां पे ऑपरेट करेंगे जहां पे क्या होगा, जहां पे आपका जो मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर है और मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल है दैट मस्ट बी पॉजिटिव बट डिमिनिशिंग ऑल्सो, बट डिमिनिशिंग ऑल्सो, यही बताया था। अब यहां से हम इस लॉजिक को यूज करके देखेंगे कि क्या हमारे पास ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा या ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा इसका। अब बेस्ड ऑन द दीज कंडीशंस दैट इज मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर और कैपिटल पॉजिटिव होना चाहिए और डिमिनिशिंग भी होना चाहिए। तो हम कंसीडर क्या कर रहे हैं, कंसीडर कर रहे हैं दो ऑप्शन बी एंड सी। तो यहाँ पे ये कंडीशंस हमारी कहाँ पे सेटिस्फाई होती है, जहां पे नेगेटिवली स्लोप स्लोप होते हैं आइसोक्वांट, या जिसको हम लोग क्या कहते हैं, डाउनवर्ड स्लोपिंग आइसोक्वांट। डाउनवर्ड स्लोपिंग आइसोक्वांट। अब जो मिडल ऑफ ऑल आइसोक्वांट्स है, ये तो हमारे पास ऑप्शन ही वेग है, इट इज नॉट अ टेक्निकली करेक्ट ऑप्शन। तो इस ऑप्शन को तो हम पहले ही डिस्कार्ड कर देंगे, ऑप्शन नंबर सी। तो आंसर क्या होना चाहिए? आंसर होना चाहिए बी, दैट इज द नेगेटिवली स्लोप्ड पोर्शन ऑफ ऑल आइसोक्वांट्स। अब यहाँ पे जब मैंने इसका आंसर दिया बी, लॉजिक क्या है मैं आपको इतना डिटेल में क्यों समझाती हूँ क्लास के अंदर, सो दैट चीजें जब आपके सामने एग्जाम में आ रही हैं आप उसको लिंक कर पाए। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बोला, जब हम आइसोक्वांट्स के थ्रू इकोनॉमिक रीजन ऑफ प्रोडक्शन देखते हैं, हम बेसिकली दो चीजों पे बात करते हैं। नंबर वन,
हम लोग क्या देखेंगे, मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर एंड मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल, दे मस्ट बी पॉजिटिव, दैट इज ग्रेटर देन जीरो, और डिमिनिशिंग भी होना चाहिए। और ये कहाँ पे हमें मिलता है, जहां पे आइसोक्वांट्स क्या होंगे, डाउनवर्ड स्लोपिंग या नेगेटिवली स्लोप्ड पोर्शन ऑफ ऑल आइसोक्वांट्स। क्लास जरूर जाकर देखना, जब मैं क्लास आपके साथ ले रही थी तो वहां पे मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि रिज लाइन के ऊपर जो है दैट इज पॉजिटिवली स्लोप, और पॉजिटिवली स्लोप रीजन के अंदर क्या होता है, पॉजिटिवली स्लोप रीजन में हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल क्या हो जाता है, इट इज नेगेटिव। ठीक है, यहाँ पे आपको याद हो आ रहा होगा क्लास अगर आपने देखी होगी। तो क्वेश्चन जून 2013 में ये क्वेश्चन आया, मे बी रिपीट हो जाए, हमें पता होना चाहिए। अब हम क्वेश्चन नंबर, इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है यहाँ पे, ये मैं आपको शॉर्ट वीडियो में पढ़ाऊंगी, ये मैंने अभी पढ़ाया नहीं है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पे प्लीज रीड इट। द प्रोड्यूसर विल सब्स्टिट्यूट कैपिटल फॉर लेबर टिल ही रीचेस दैट पॉइंट ऑफ आइसोक्वांट एट विच। सबसे पहले हम आइसोक्वांट ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे अगर मैं आइसोक्वांट ड्रॉ करूं, आप सबको पता है वाइल वाइल मेकिंग द आइसोक्वांट हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं यहाँ पे हमें वो सारे कॉम्बिनेशन मिलने वाले हैं लेबर और कैपिटल के, जो हमें क्या देंगे, जो हमें सेम लेवल ऑफ आउटपुट देंगे, सेम लेवल ऑफ आउटपुट देंगे। वो सारे कॉम्बिनेशंस मिलेंगे लेबर और कैपिटल के। अगर मैं ए पॉइंट से बी पॉइंट पे ऑपरेट कर रही हूँ, इसका मतलब मैं क्या कर रही हूँ, मैं लेबर को ऐड ऑन कर रही हूँ, मैं लेबर को ऐड कर रही हूँ और कैपिटल को माइनस कर रही हूँ। लेकिन अगर मैं इसको आपसे उल्टे तरीके से पूछूं, मैं आपको पूछूं ए से सी पे जा रही हूँ, ए से सी पे जाने पे मैं क्या कर रही हूँ, मैं लेबर को कम कर रही हूँ और कैपिटल को बढ़ा रही हूँ। मतलब हम लोग जब ए से बी में जा रहे थे तो हम बोल रहे थे MRTS ऑफ लेबर फॉर कैपिटल। अगर मैं ए टू सी जाऊंगी, मैं क्या बोलूंगी, MRTS ऑफ कैपिटल फॉर लेबर बोलूंगी। ठीक है, तो दोनों केसेस पे हम मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन पे बात कर रहे हैं। Sorry. हम ट्रेड ऑफ पे बात कर रहे हैं, किस पे बात कर रहे हैं, ट्रेड ऑफ, ट्रेड ऑफ लेबर फॉर कैपिटल। ठीक है, यहां तक सबको समझ आया। अब जब हम लोग MRTS पे बात करते हैं, हम लोग किसके बारे में बात करते हैं, जो हमने पढ़ा है ना, मैं उसके बेसिस पे अब रिलेट करूंगी इसको। हम लोग जब MRTS पे बात करते थे, हम लोग क्या बोलते थे, मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन इज इक्वल टू डेल्टा के अपॉन डेल्टा एल, यही बोलते थे। क्वेश्चन पढ़िए अब। द प्रोड्यूसर विल सब्स्टिट्यूट कैपिटल फॉर लेबर, मतलब MRTS पे बात हो रही है, till he reaches that point of isoquant at which the prices of the good he produces equal wage rate, marginal rate of technical substitution equals interest rate, marginal rate of technical substitution equals marginal revenue, marginal rate of technical substitution equals the marginal productivity of labor and capital। यहाँ पे जितना भी हमारे पास टर्म्स यूज हुई, जैसे यहाँ पे क्या हुआ, वेज रेट, ठीक है, यहाँ पे इंटरेस्ट रेट, यहाँ पे मार्जिनल रेवेन्यू, यहाँ पे मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर एंड कैपिटल। हमने इनमें से किस टर्म को यूज करके, इन इन चारों में से कौन सी टर्म हम लोगों ने देखी है, हम लोगों ने, अगर आपको याद आ रहा होगा, मैंने आपके साथ मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर डिवाइडेड बाय मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल के बारे में बात की थी। कुछ कुछ याद आ रहा है। तो हम लोगों ने डेल्टा के अपॉन डेल्टा एल का रिलेशन निकाला था एमपीएल टू एमपीके की रेशो से, इट इज इक्वल टू एमपीएल अपॉन एमपीके। ठीक है, तो आपको याद आ रहा होगा, मैंने जब आपके साथ यूलर्स थ्योरम एक्सप्लेन की थी तो वहां पे मैंने इस रिलेशनशिप में बात की थी। तो बाय यूजिंग यूलर्स थ्योरम हम इस रिलेशन पे आ रहे थे। जब हम इस रिलेशन में आ रहे थे यूलर्स थ्योरम को यूज करके,
उसी चीज पे तो वो बात कर रहे हैं। यहां से हमारे पास क्या आया, अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को इक्वेट करूं, MRTS इज इक्वल टू डेल्टा के अपॉन डेल्टा एल, डेल्टा के अपॉन डेल्टा एल इज इक्वल टू MPL अपॉन MPK। इट मींस मेरा मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन इज इक्वल टू MPL अपॉन MPK। क्लास में मैंने पढ़ाया है आपको ये। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर डी है उसी के बारे में तो बात हो रही है। ठीक है, marginal rate of technical substitution equals the ratio of MPL and MPK। समझ आया? अभी आपको सिर्फ उतना समझ आया होगा कि हम क्लास में इस चीज को रिलेट करते हैं। ठीक है, अब यहां से एक मैथमेटिकल क्वेश्चन पे जाएंगे, थोड़ा और सेम क्वेश्चन है वो, सिर्फ वैल्यूज का फर्क है, थोड़ा और अच्छे से आपको समझ आएगा। क्वेश्चन नंबर 1, ये मैंने आहूजा से क्वेश्चन उठाया। क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में बात करें। अ फर्म इज प्रोड्यूसिंग आउटपुट यूजिंग लेबर एंड कैपिटल इन सच क्वांटिटीज दैट मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर इज 15, capital 8, wage rate is rupees 3, price of capital is 2, if is the firm using efficient factor कॉम्बिनेशन फॉर प्रोडक्शन, हमें ये चीज बतानी है। ठीक है, हमें बेसिकली पूछा क्या है, हमें पूछा है कि फर्म जो है ऑप्टिमम फैक्टर कॉम्बिनेशन को यूज कर रही है या नहीं, ऑप्टिमम फैक्टर कॉम्बिनेशन को यूज कर रही है या नहीं, हमें इस चीज पे बात करनी है। तो इन सारी वैल्यूज को इकट्ठे लिखेंगे, जो जो हमें दिया है। वी हैव मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर 15, मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल इज 8, W दैट इज द वेज रेट। वेज रेट का क्या मतलब होता है कि पर वर्कर हम कितनी वेज दे रहे हैं, दैट इज बेसिकली द वेज रेट। वेज रेट मुझे क्या दी है, 3। प्राइस ऑफ कैपिटल, कि कैपिटल अगर मुझे एक मशीन लेनी है उसके लिए मैं क्या पे कर रही हूँ, दैट इज R2। ठीक है, ये मेरे पास दिया हुआ है यहाँ पे। अब हमें बताना है कि ये जो पूरा हमारे पास डेटा है उसके बेसिस पे जो आपका प्रोड्यूसर है, क्या वो एफिशिएंट फैक्टर कॉम्बिनेशन को यूज कर रहा है या नहीं। अगर नहीं कर रहा तो हमें क्या करना चाहिए। बेसिकली इस क्वेश्चन को मैंने इसलिए ऐड किया है, मुझे आपको कुछ समझाना है यहाँ से। ठीक है, तो इसलिए मैंने ऐड किया है। अब यहाँ पे हमारे पास, हमें पता है ऑप्टिमम फैक्टर कॉम्बिनेशन वाली क्लास में हम लोगों ने क्या देखा था, मैं आपको दिखा देती हूँ क्लास की PDF। ऑप्टिमम फैक्टर कॉम्बिनेशन में हमने ये देखा था, याद आ रहा है? ठीक है, ये PDF आप सबके पास होगी। मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन ऑफ लेबर फॉर कैपिटल इज इक्वल टू MPL अपॉन MPK इज इक्वल टू W/R। बेसिकली ऑप्टिमम फैक्टर कॉम्बिनेशन हमें कहाँ पे मिलता है, जहां पे आपका आइसोकॉस्ट और आइसोक्वांट टेंजेंसी की कंडीशन शो करेंगे। तो ऑप्टिमम फैक्टर कॉम्बिनेशन पे मुझे क्या देखने को मिलता है, फैक्टर कॉम्बिनेशन में मुझे देखने को मिलता है MRTS इज इक्वल टू MPL अपॉन MPK इज इक्वल टू W/R, यही देखने को मिलता है। लेकिन मेरे पास मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे नहीं दिया है, तो मैं इसको इग्नोर कर रही हूँ फॉर द टाइम बिंग। मुझे इस चीज को कंपेयर करना है, तो मैं क्या करूंगी, दिस implies MPL अपॉन MPK इज इक्वल टू W/R, ये होता है मेरे पास, हम सबको पता है। ठीक है, ये मेरे पास होगा। अब यहाँ पे MPL अपॉन MPK इज इक्वल टू W/R मुझे कंपेयर करना है। कंपेयर मुझे बेसिकली क्या करना है, मेरे पास क्या है, मेरे पास आपको क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि मैं लेबर और कैपिटल का जो कॉम्बिनेशन यूज कर रही हूँ, क्या दैट इज अप्रोप्रिएट, क्या वो मुझे मिनिमम कॉस्ट पे प्रोडक्शन करके दे रहा है, वो ये पूछ रहे हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, हम इसको रीअरेंज करेंगे। कैसे रीअरेंज करेंगे, इट इज इक्वल टू MPL अपॉन W इज इक्वल टू MP के अपॉन R। हम इसको इस तरीके से लिखेंगे। हम ऐसे क्यों लिख रहे हैं, बेसिकली अगर आप यहाँ पे देखो, अगर आप यहाँ पे हमारे, मैंने क्या लिखा, MPL अपॉन W इज इक्वल टू MP के अपॉन R, ये लिखा मैंने।
क्यों लिखा उसके पीछे का लॉजिक समझिए। देखिए सबसे पहले मैं आपको इसको एक्सप्लेन करूंगी। एमपीएल अपॉन डब्ल्यू। एमपीएल मुझे क्या बता रहा है? एमपीएल मुझे बता रहा है कि जब मैं एडिशनल आउटपुट को यूज कर रही, सॉरी, एडिशनल यूनिट ऑफ लेबर को हायर कर रही हूँ, तो वो एडिशनल यूनिट ऑफ लेबर मुझे क्या एडिशनल आउटपुट ला कर दे रहा है, यही बता रहा है। डब्ल्यू इज द वेज रेट। डब्ल्यू इज द वेज रेट, कि मैं उस वर्कर को जब हायर कर रही हूँ तो मैं उसको कितना पे कर रही हूँ। तो बेसिकली मैं यहाँ पे कंपेयर क्या करने की कोशिश कर रही हूँ कि एज कंपेयर टू द कॉस्ट, जो मुझे कॉस्ट बेयर करनी पड़ रही है इन द फॉर्म ऑफ वेज रेट, उसके कंपैरिजन में वो वर्कर कितना प्रोड्यूस कर रहा है, उसकी प्रोडक्टिविटी क्या है, वो एडिशनल आउटपुट कितना जनरेट कर रहा है। तो यहां से मुझे ये मिलेगा, इस चीज का आइडिया मिलेगा। लाइकवाइज जब हम एमपी के अपॉन आर के बारे में बात करते हैं, यहां से मुझे क्या आइडिया मिलेगा, जो कॉस्ट मैं 1 यूनिट ऑफ कैपिटल के लिए स्पेंड करूंगी एक मशीन खरीदने के लिए, जो मुझे एडिशनल कॉस्ट मिले लगेगा, उसको मैं कंपेयर कर रही हूँ कि वो मशीन मुझे कितना एक्स्ट्रा आउटपुट प्रोड्यूस करके देगी। आई होप यू आर गेटिंग द थिंग्स। ठीक है, तो ये हमें हमें हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हमारा एमपीएल अपॉन डब्ल्यू, ठीक है, किसी भी एक की वैल्यू ले लो, अगर ये वैल्यू हाइयर है, अगर ये वैल्यू हाइयर है, इसका मतलब एज कंपेयर टू द वेज रेट प्रोडक्टिविटी इज हाई। प्रोडक्टिविटी ज्यादा है, इसका मतलब क्या है, मैं प्रोडक्शन के अंदर क्या करूंगी, मैं लेबर को ज्यादा हायर करूंगी, लेबर को ज्यादा हायर करूंगी। लेकिन अगर इसकी वैल्यू लो होती, तो इसका मतलब मैं पैसा तो ज्यादा खर्च रही हूँ, कॉस्ट तो मुझे ज्यादा बेयर करनी पड़ रही है, लेकिन एज कंपेयर टू दैट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, मेरे को जो प्रोडक्टिविटी मिल रही है लेबर से वो उतनी नहीं है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे लेबर को ज्यादा हायर नहीं करना पड़ेगा, करना चाहिए, सॉरी, करना चाहिए। क्लियर? तो हम लोग यहाँ पे इस पे इसलिए आ रहे हैं, हम लोग देखने की कोशिश कर रहे हैं कि मुझे बेनिफिट ज्यादा मिल रहा है या मेरे को लॉस ज्यादा हो रहा है। अगर बेनिफिट ज्यादा मिल रहा है, इसका मतलब एमपीएल इज हायर देन द वेज रेट। ठीक है, तो हम लोग इसको कंपेयर करने की कोशिश कर रहे हैं। अब मेरे पास एमपीएल क्या था, 15। ठीक ठीक है, मैं थोड़ा सा इरेज कर देती हूँ। एमपीएल अपॉन डब्ल्यू इज इक्वल टू एमपी के अपॉन आर, ये कंडीशन होनी चाहिए थी। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगी, सबसे पहले मैं एमपीएल अपॉन डब्ल्यू को कैलकुलेट करूंगी। एमपीएल इज 15, डब्ल्यू इज 3। 15 डिवाइडेड बाय 3, 5। लाइकवाइज एमपी के अपॉन आर, एमपी के क्या है, 8 अपॉन 2, 4। तो आप लोग क्लियरली देख पा रहे हैं, एमपीएल अपॉन डब्ल्यू, एमपीएल अपॉन डब्ल्यू इज ग्रेटर देन एमपी के अपॉन आर। देख पा रहे हैं, इसका मतलब मुझे क्या करना चाहिए, मुझे ये देखने को मिल रहा है कि जो मेरा लेबर है दैट इज कंपेरेटिवली मोर एफिशिएंट, मोर कॉस्ट इफेक्टिव। तो मुझे क्या करना चाहिए, मुझे इस समय मुझे लेबर को ज्यादा हायर करना चाहिए, मुझे और लेबर को हायर करना चाहिए टिल आई विल गेट दिस कंडीशन। क्लियर? आई होप चीजें समझ आ रही हैं आपको। ठीक है, ये क्वेश्चन भी हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अ फर्म एम्प्लॉयज लेबर एज द ओनली वेरिएबल फैक्टर along with a fixed quantity of capital wage, oh sorry, just a second, मैंने क्वेश्चन आधा लिखा है। Wage rate of labor is 100 rupees per day and its marginal product is 20 units of output। 20 यूनिट्स ऑफ आउटपुट। हमें बताना है मार्जिनल कॉस्ट क्या होगा। देखिए अभी तक आपको ये तो पता है कि जब मैं मार्जिनल वर्ड यूज कर रही हूं, बाय मार्जिनल आई मीन एडिशनल। तो मार्जिनल, मार्जिनल का मतलब क्या हुआ, एडिशनल। मार्जिनल कॉस्ट का मतलब क्या हुआ, एडिशनल कॉस्ट। कॉस्ट में पढ़ाऊंगी तो आपको अच्छे से क्लियर होगा। मार्जिनल कॉस्ट का मतलब हुआ 1 यूनिट ऑफ आउटपुट को प्रोड्यूस करने के लिए क्या एडिशनल कॉस्ट मुझे बेयर करनी पड़ रही है, दैट इज बेसिकली द मार्जिनल कॉस्ट।
तो यहाँ पे हमें बोल रहे हैं, एग्जामिनर ने हमसे पूछा कि आप लोग क्या कर रहे हो, आप लेबर को हायर कर रहे हो। जब आप लेबर को हायर कर रहे हो तो उसका मार्जिनल प्रोडक्ट क्या है, मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर इज 20 यूनिट्स। ठीक है, मतलब वन एडिशनल यूनिट ऑफ लेबर प्रोड्यूसेस एडिशनल 20 यूनिट्स ऑफ आउटपुट। और हमारे पास जब हम उस लेबर को हायर कर रहे हैं उसको कितना वेज रेट दे रहे हैं, 100 रुपीज अ डे। W इज इक्वल टू 100। W क्या है, 100 है। हमें क्या फाइंड आउट करना है, वी हैव टू फाइंड आउट द मार्जिनल कॉस्ट। ये क्वेश्चन मैंने इंटेंशनली डाला है बिकॉज इस तरीके के जब क्वेश्चन आते हैं तो हमें क्या पता चलना चाहिए कि क्या हम सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, एग्जाम में इतना सोचने का टाइम नहीं होता, ये मैंने इंटेंशनली क्वेश्चन डाला है। तो हम लोगों के पास क्या दिया है, हमारे पास दिया है एमपीएल और डब्ल्यू। वी हैव टू फाइंड द मार्जिनल कॉस्ट। मतलब एक यूनिट, एक यूनिट आउटपुट को बनाने के लिए मुझे कितनी कॉस्ट पड़ेगी, दैट इज बेसिकली द मार्जिनल कॉस्ट। जब हम मार्जिनल कॉस्ट को कैलकुलेट करते हैं उसका फॉर्मूला क्या होता है, देखिए, चेंज इन टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन आउटपुट, दिस इज द फॉर्मूला फॉर मार्जिनल कॉस्ट। जब मैंने लिखा चेंज इन टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट क्या है, मेरा वेज रेट कितना है, एक लेबर को मैं कितना पैसा दे रही हूं इनटू नंबर ऑफ लेबर्स, दैट इज माय टोटल कॉस्ट। ठीक है, टोटल कॉस्ट क्या है मेरी, एक लेबर को मैं कितना पैसा दे रही हूं इनटू चेंज इन लेबर। ठीक है, चेंज इन टोटल कॉस्ट मेरा ये आएगा। अब मेरे को चेंज इन आउटपुट भी देखना है, चेंज इन आउटपुट कितना होगा, मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर इनटू डेल्टा एल। कैसे मैंने ये निकाला, बिकॉज मेरे पास मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर क्या होता है, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा एल। मैंने आपको ये डेफिनेशन लिखवाई थी। टोटल कॉस्ट पे जब हम जाएंगे तो मैं आपको ये भी अच्छे से और समझाऊंगी। अगर आप यहां से क्या निकालो, मार्जिनल कॉस्ट निकालो। मार्जिनल कॉस्ट इज चेंज इन टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन आउटपुट। तो मेरे पास क्या आएगा, मेरे पास आएगा इट इज इक्वल टू डब्ल्यू इंटू डेल्टा एल डिवाइडेड बाय एम पी एल इंटू डेल्टा एल। तो आप यहां से देख पा रहे होंगे डब्ल्यू अपॉन एम पी एल आया। तो मार्जिनल कॉस्ट का क्या रिलेशन है वेज रेट से, मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर से, मैंने आपको निकाल के बताया। मेरे पास वेज रेट दिया था, वेज रेट कितना दिया था, 100। तो मैं यहाँ डालूंगी 100 डिवाइडेड बाय मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर दैट इज 20, इट कम्स टू बी 5। 5 इज द मार्जिनल कॉस्ट। तो आपको समझ आया कि मार्जिनल कॉस्ट का क्या रिलेशन है वेज रेट से, क्या रिलेशन है एमपीएल से। जो रिलेशंस मैं आपको लिखवा रही हूँ, प्लीज एक पेन और नोटबुक लेकर बैठना, लिखिए उन रिलेशनशिप्स को। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हम लोगों ने ये वाला क्वेश्चन कर लिया। ये क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करवाया था, इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए। इसके बाद इकोनॉमिक रीजन ऑफ प्रोडक्शन, ये भी हम लोगों ने कर लिया। देन हमारा जो क्वेश्चन है, जस्ट अ सेकेंड, मैंने एक और क्वेश्चन लिखा था यहाँ। यस, दिस इज द क्वेश्चन जो हमें लास्ट में डिस्कस करना था। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन स्पेसिफाई द लीस्ट कॉस्ट आउटपुट कॉम्बिनेशन। देखिए, वापिस से अगर हम इस क्वेश्चन के बारे में बात करें, वापिस से ये हमें क्या बोल रहा है, टू फाइंड आउट दिस कॉम्बिनेशन। ये कॉम्बिनेशन जहां पे आइसोक्वांट और आइसोकॉस्ट क्या है, टेंजेंसी के पॉइंट पे आ रहे हैं, ये हमें वापस से उस कंडीशन को फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है। अब देखिए, हम लोग जब पढ़ते हैं तो हम लोग क्या पढ़ते हैं, ऑप्टिमल फैक्टर कॉम्बिनेशन में हम क्या पढ़ते हैं, हम लोग पढ़ते हैं MRTS इज इक्वल टू डेल्टा के अपॉन, ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, MRTS, that is the um, slope of the isoquant, it is equal to the ratio of wage rate divided by rate of return on capital। यही पढ़ते हैं ना हम लोग। अब हम लोगों को इसी चीज को यूज करके ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है। हमें क्या बोल रहा है कि हमें बताना है कि इनमें से क्या राइट आंसर होगा। अगर आप यहाँ पे क्वेश्चन को देखो, मैंने कंडीशन क्या बोला, मैंने बोला मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन इट इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन आर।
हम इसी को देखने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट पॉइंट, PL upon PK, that is price of labor divided by price of capital is equal to marginal rate of technical substitution। क्या मैं W को प्राइस ऑफ लेबर बोल सकती हूँ? मैंने लेबर को क्या पे किया, दैट इज द प्राइस ऑफ लेबर। तो प्राइस ऑफ लेबर इज W, प्राइस ऑफ कैपिटल इज R। तो इसका मतलब PL अपॉन PK इज इक्वल टू MRTS। फर्स्ट ऑप्शन सही है। सेकेंड ऑप्शन, PL अपॉन PK इज इक्वल टू MPL अपॉन MPK। अब आप सबको याद हो गया होगा, मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन इज इक्वल टू डेल्टा K अपॉन डेल्टा L इज इक्वल टू, ये किसके बराबर होता है? ये हमारा बराबर होता है किसके? MPL अपॉन MPK। इसका मतलब कहीं ना कहीं हम ये बोल सकते हैं ये दोनों भी बराबर है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड बी करेक्ट है। अगर आपको इस तरीके से क्वेश्चन आता एग्जाम में, जब आपने फाइंड आउट कर लिया फर्स्ट और सेकंड करेक्ट है, तो ऑटोमेटिकली आप थर्ड को स्किप करते पढ़ना, आप डायरेक्टली डी पे जाते। इसको कहते हैं कि एग्जाम में टाइम किस तरीके से बचाना है। ये भी एक टेक्निक है जो आपको आनी चाहिए, हर ऑप्शन को वहां रीड करने नहीं बैठना होता। मुझे पता चल गया मेरे दो ऑप्शन करेक्ट है, मैं डायरेक्टली मार्क करती ऑल द अबव। ठीक है, अब हम लेकिन क्लास के अंदर है तो सी ऑप्शन को भी एनालाइज करेंगे। मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल डिवाइडेड बाय मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर इज इक्वल टू डेल्टा एल अपॉन डेल्टा के। ठीक है, अब इस चीज का रेसिप्रोकल लीजिए, एम पी के अपॉन एम पी एल इज इक्वल टू डेल्टा एल अपॉन डेल्टा के। क्या इसी को लिखा है इन्होंने? करेक्ट है। तो ऑल ऑफ द अबव आएगा इसका आंसर। क्लियर? आई होप आपको समझ आया। ठीक है, तो क्लास यहीं पे खत्म करती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।